नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मयूरेश द्विवेदी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका ज्ञानोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम आपको विश्लेषणात्मक अपना कोई ना कोई क्लास ला करके देते हैं रिकॉर्ड करके। इसी क्रम में आज हम लोग बात करने आए हुए हैं एसएससी के लिए जो विरोध किया जा रहा है, एसएससी के खिलाफ। एसएससी की जो पुरानी वेंडर थी जो कि एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती थी टीसीएस, उस टीसीएस को हटा करके बाईपास करके एक अन्य कंपनी एडुक्विटी को एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए दे दिया गया टेंडर। इस टेंडर को इसलिए बदल दिया गया क्योंकि एडुक्विटी जो संस्थान है, कंपनी है, ये लगभग टीसीएस से 150 से 200 करोड़ रुपए कम ले रही थी एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। कहीं भी क्वालिटी अगर आपको चाहिए तो वहां खर्च तो होता ही है। टाटा विश्वास की प्रतीक मानी जाती है और टाटा की जितनी भी संबंधित कंपनियां हैं वो देश सेवा के लिए ही तत्पर भी मानी जाती हैं। इसके बावजूद भी टाटा इतना पैसा या टाटा से संबंधित कंपनी इतना अधिक पैसा क्यों ले रही थी भाई? इसलिए ले रही थी क्योंकि उसको क्वालिटी को मेंटेन करना था। एडुक्विटी ने एग्जाम्स को ऑर्गेनाइज करवाया। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका कि समझिए दिव्यांगता है, जिनके साथ किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, उन बच्चों को कश्मीर से उठा करके देश के सुदूरवर्ती इलाकों में उनका एग्जाम का सेंटर दिया जा रहा था। ठीक है, वहां भी बच्चे पहुंच गए। इसके बाद पता चला कि भाई टेक्निकल इश्यू आ चुका है और ये एग्जाम क्या करवाया जाता है, कैंसिल करवाया जाता है। आप जानते हैं हमारे देश में ट्रेनों की क्या स्थिति है। बच्चे गरीब होते हैं, सरकारी नौकरी का सपना लेकर के वर्षों से पढ़ रहे होते हैं, बहुत मुश्किल से उनके पास भाड़े का पैसा जमा हो पाता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले शायद 1 या 2 हफ्ते पहले बिहार पुलिस का एग्जाम हो रहा था और उसी दौरान कुछ बालकों के साथ मैं भी जा रहा था। उसमें ज्ञानोदय के कुछ छात्र भी मुझे मिले थे, कुछ छात्र रांची तरफ के मिले थे और कुछ छात्र और भी दूर दूर से जा रहे थे, वो मुझे मिले थे। उनकी समस्याओं को जब मैंने सुना और मैंने जब स्थिति को देखा, जनरल डब्बे में बच्चे कोई नीचे बैठ के जा रहे थे, कोई किसी प्रकार से जा रहे थे। उसमें मैं आपको एक कहानी बता दूं, बताना तो नहीं चाहता था। मैंने देखा कि एक बहुत प्यारी बच्ची जो कि लगभग पूरे रात तक पढ़ते हुए जा रही थी, 1% भी झूठ नहीं बोलूंगा आपके सामने। मैंने देखा कि वो बच्ची पूरे रात PYQs का प्रैक्टिस करते हुए जा रही थी। चूंकि मैं भी शिक्षक हूं तो मैं इस बात को देख करके आकर्षित हुआ कि एक प्यारी बच्ची अपने पिता के साथ, बूढ़े पिता के साथ बैठी हुई थी और वो बालिका रात भर पढ़ते हुए जा रही थी। मुझे लगता है 2-3 बजे सोई थी। पटना हम लोग जा रहे थे और वो बच्ची को मैं 4 बजे जब उठा, चूंकि मैं भी जनरल डब्बे में था तो मैं भी ऐसे वैसे जहां जगह मिला, लेकिन बच्चे शिक्षकों का सम्मान करते हैं। हमारे एकेडमी के भी बच्चे थे, नाम कोट कर रहा हूं, कौशल थे, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे सर हैं। तो जो बच्चे थे 3-4 बच्चे, उसमें एक बच्चा अंकित था, उसने खूब इज्जत किया और भी जो बच्चे थे उन्होंने खूब सम्मान दिया। मुझे बढ़िया जगह मिला उस जनरल डब्बे में भी। वहां पे अलग बात है कि मैंने एक महिला आई तो अपना सीट छोड़ा 1-2 घंटे भर के लिए, लेकिन इतनी समस्याओं के बाद बच्चे जा रहे थे। उस बच्ची को यह भी समस्या हुआ कि बगल के बोगी में जब वो जा रही थी तो शराब पी के कुछ बच्चे बच्चे या कुछ लोग उसके साथ अभद्रता भी कर रहे थे। वो अपने बूढ़े पिता से आकर के बोलती है कि पिताजी आप चले जाइए उस बोगी में और मुझे यहाँ बैठने दीजिए, क्योंकि वहाँ कुछ लोग हैं जो अभद्रता कर रहे हैं। तो कितना बड़ा भावनात्मक दर्द हुआ होगा मेरे मन में, या फिर किसी भी के भी मन में, आपके मन में कितना बड़ा भावनात्मक दर्द होगा। और ये सोई हुई मानसिकता की सरकारें
आज हम लोग 77 वर्ष से आज़ाद हैं, 77-78 वर्ष हो गए आज़ाद हुए हमको, और हमारे ट्रेन की जनरल बोगियों का ये हालत है कि हमारी बहनें स्वतंत्र नहीं है, स्वच्छंदता से चल नहीं सकती हैं। उस प्यारी बच्ची का क्या ही दोष था। तो मेरे कहने का अर्थ है कि इतनी विपरीतताओं के बाद, पता नहीं वो बच्ची सुनेगी नहीं सुनेगी, क्योंकि अपना चैनल अभी उतना ग्रो किया नहीं है कि देश के स्तर पे सुने लोग हमें, लेकिन मैं इस बात को रख रहा हूँ। तो इतनी विपरीतताओं के बाद जब एक बच्चा एग्जाम के सेंटर तक पहुंचता है और आप कह दें कि नहीं हम एग्जाम को कंडक्ट नहीं करवा सकते हैं, टेक्निकल इशू आ गया, तो वो टेक्निकल इशू आपका बच्चा क्यों सुने, आखिर क्यों सुने, ये मेरा सवाल है। आप कहीं भी आपकी विधानसभा की एक सीट पे अगर गड़बड़ी थोड़ी सी हो जाती है तो चुनाव आयोग से करोड़ों रुपए का खर्चा करवा के आप दोबारा इलेक्शन करवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि विधायक जी का सीट गड़बड़ा जा रहा है और विधायक जी के पीछे लाखों लोग लगे हुए हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। और वो प्यारा बच्चा जो कि माता पिता से बार बार यही कहता है, वादा करता है कि 500 रुपए भेज दीजिए, मेरे पास सब्जी बनाने का पैसा नहीं है। चूंकि हम ऐसे जगह से हैं जहां की प्यारे बच्चे आते हैं, हम जिस जगह से इस क्लास को रिकॉर्ड करते हैं बहुत डेवलप जगह नहीं है, ऑफलाइन में यहाँ पे 50-50 हजार दे करके बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, क्वालिटी की भी बहुत सारी कमी है। इसके बाद भी ऐसे बच्चे जो मजबूर रह जाते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े टीचर से नहीं पढ़ पाते, वो ऑफलाइन अनुभव लेने यहाँ आते हैं। और उन बच्चों के लिए हम जानते हैं कि उनके पास कभी कभी सब्जी बनाने का पैसा नहीं होता है, भूखे सोते हैं वो बच्चे। हमारे पास बच्चे जब SSC GD का एग्जाम होने को रहता है तो हम लोग 7 बजे से क्लास को 6 से 7 बजे से क्लास को शुरू कर देते हैं, हमारे डायरेक्टर उदय सर। इसके बाद मैं आके जीके का लंबा क्लास लेता हूँ, शायद कभी कभी 2-2 सब्जेक्ट में ले लेता हूँ कि हिस्ट्री चल रहा है तो चलो भाई साइंस या हिंदी को भी पढ़ा दिए। इसके बाद वो बच्चे प्रैक्टिस सेट करने के लिए बैठ जाते हैं, 1 बजे वो लोग भूखे जाते हैं। तो इतने संघर्ष के बाद अगर एक बच्चा इतना सपना देख करके जा रहा है तो आप किस आधार पे कह सकते हैं कि हमारे पास टेक्निकल इश्यू आ गया इसलिए हम इस एग्जाम को क्या करते हैं, ऑफ करवाते हैं? क्या उन बच्चों को आप पैसा देते हैं कि आपका टिकट में इतना खर्च हुआ था? मैं सरकार से सवाल करता हूं कि आप जनरल बोगी में इतना कम सुविधा दिलवाते हैं, कैसी समानता? मैं आज ही पॉलिटिकल साइंस का इंडियन पॉलिटी का जो बैच है उसमें समानता का बात पढ़ा रहा था, और कभी कभी शर्म आता है समझाते हुए कि पॉलिटी में मजबूरी व संविधान की खूबसूरती बताते हुए हमें बताना पड़ता है कि हमारे यहाँ लैंगिक भेद नहीं होगा, धार्मिक भेद नहीं होगा, कहीं भी ऊंच नीच का भी भेद नहीं होगा, कहीं भी किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। क्या सुविधाएं देते हैं आप भाई? जनरल में जहां समाज का पिछड़ा तबका चलता है, समाज का वंचित तबका चलता है, उसको आप क्या सुविधा देते हैं? उसके बाद भी मैं आपसे कह दूं कि वो 100 रुपए भी मुश्किल से वो बच्चा लाता है और एग्जाम सेंटर पे जाता है, और आप एग्जाम को क्या करते हैं कि ये टेक्निकल इशू की वजह से खत्म हो गया। तो आप जिस स्तर पे हैं, आपका टेक्निकल इशू यहाँ पे क्यों सुना जाए? पहली बात। दूसरी बात कि जब एजुकेटर्स सामने आए, हमारे जो गुरुजन हैं वो सामने आए, अपना पढ़ाना लिखाना अपनी सुविधाओं को छोड़ करके दिल्ली गए, उन्होंने कहा कि हमें संबंधित अधिकारियों और संबंधित मंत्री जी से मिलने दिया जाए, तो आप कहते हैं कि नहीं मंत्री जी से मिलने नहीं दिया जाएगा। मैंने एक वीडियो क्लिप सुना जिसमें कि हमारे प्यारे अभिनय शर्मा सर हैं, मैथ्स वाले आदरणीय, उनको एक अधिकारी बोल रहा है जो कि आज कई साल से YouTube पे पढ़ाते आ रहे हैं, फ्री का कंटेंट, पेड कंटेंट, सस्ता, और लाखों अधिकारियों के ऊपर, लाखों लोगों के शरीर पे जिसने वर्दी को धारण करवाया, उस व्यक्ति से एक, मैं यही कहूंगा कि विभत्स विचारधारा का पुलिस ऑफिसर बोलता है कि आप अगर मर्द होते तो पुलिस का ये क्या बोलते हैं, वर्दी पहने होते। किस व्यक्ति ने आपको यह अधिकार दिया? कैसे आपके माता पिता के संस्कार हैं? सरकार, ठीक है कि आप सरकार के अधीन काम करते हैं, आपकी मजबूरी रही होगी, लेकिन आपके माता पिता के संस्कार कैसे थे कि ये एक शिक्षक को, ऐसे शिक्षक को जिसने लाखों लोगों को पढ़ाया, लाखों लोगों को उसकी वजह से नौकरी मिला, लाखों बच्चों का जो इंस्पिरेशन है, आप उसको, उसकी मर्दानगी को चैलेंज करते हैं। आप पूछते हैं कि आप अगर मर्द होते तो आप वर्दी पहने होते। किसने आपको यह अधिकार दे दिया भाई महोदय?
और सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है। लाखों लोगों को जो व्यक्ति पढ़ा रहा है उसको कहा जा रहा है कि तुम मर्द होते तो ये वर्दी पहने होते। क्या कर लिया इस वर्दी को पहन के आपने? देश के विकास के लिए आपने क्या किया इस वर्दी को पहन के? मैं ये पूछना चाहता हूं। नवीन शर्मा सर गए हुए हैं RWA वाले, अंकित भाटी सर जो उनके डायरेक्टर हैं गए हुए हैं, राकेश यादव सर गए हुए हैं, नैया पार वाले तमाम प्रकार के एजुकेटर्स गए हुए हैं, नीतू मैम गई हुई हैं, रानी मैम इंग्लिश वाली गई हुई हैं। नीतू मैम को देखिए क्या उम्र है, इनकी उम्र की कोई एक सीमा है, लेकिन बेशर्मियत का हद देखिए कि इनके उम्र को भी देखिए और ये महिला है, इसको इस बात को भी ध्यान में रखिए। और इनको कौन खींच रहा है? इनको खींचने के लिए दिल्ली में, अगर खींचना ही था तो इनको खींचने के लिए दिल्ली में महिला अधिकारियों की कमी थी, और कमी थी तो क्यों थी? आपने बहाली क्यों नहीं लिया? सरकार में तो एक मंत्रालय, एक ही मंत्री जी को 10-10 मंत्रालय दिए फिरते हैं आप, और यहाँ पे विभाग को कौन देखेगा? क्यों नहीं थी आपके पास महिला अधिकारी? ये सवाल उठेगा या नहीं उठेगा सरकारों से? और इनके साथ इस तरह का विभत्सता किया गया। मैं आपसे बता दूं, यही रोजगार विद अंकित के ही है शायद संजीव ठाकुर सर, चूंकि SSC का चैनल देखने का हम लोगों को कम ही मौका मिलता है, लेकिन फिर भी देखते रहते हैं। सभी गुरुजन हैं, सबका सम्मान करते हैं, सब हमसे बहुत अच्छा जानते हैं, सबका सम्मान और प्रणाम सभी को है। संजीव ठाकुर सर शायद इंग्लिश पढ़ाते हैं RWA पर, लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं। उस व्यक्ति को ऐसे खींचा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि उसका हाथ टूट जाता है। क्या गलत किया भाई उसने? उन शिक्षक का क्या दोष है? जब आंदोलन किया जाता है सरकारों से प्रभावित होकर के, पैसे के आधार पे आंदोलन करवाया जाता है हमारे देश में, राजनेताओं के आड़ में आंदोलन करवाया जाता है, तो उनको आप बकायदे सुविधा देते हैं। संसद उनसे बोलने आती है कि संसद के सदस्य, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदस्थ लोग बोलने आते हैं कि आप हमसे बात कीजिए, और आप इन शिक्षकों से मंत्री जी को मिलने नहीं देते हैं। किस लिए मंत्री जी को लाया गया था और कैसी लोकतंत्र आपकी? क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? बिल्कुल ये लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि लोकतंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा, जनता के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इसका हनन हो रहा है। ये बस आज कहने को रह गया कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, कुछ नहीं। आज बस यही रह गया है कि गवर्नमेंट 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 गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के मन में जो आएगा बस वही। यहाँ पे लोगों को अधिकार नहीं रह गया है, बच्चों को कोई अधिकार नहीं रह गया है। अरे TCS 200 करोड़ अधिक में बढ़िया से एग्जाम करवा रही थी तो क्या दिक्कत था भाई आपको? और आज मैं ये कहता हूं कि जब जब शिक्षकों का अपमान होता है तब तब सत्ताएं परिवर्तित हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षक इस समाज के दर्पण होते हैं। शिक्षक और साहित्यकार इस समाज का निर्माण करते हैं, और आप क्या कर रहे हैं? इन शिक्षकों के साथ ऐसी अभद्रता कैसे समाज स्वीकार करे? आप देखिए, यहाँ पे इतने शिक्षक बैठे हुए हैं, यहाँ पे नीतू मैम है, यहाँ पे नवीन शर्मा सर हैं, शायद आदित्य रंजन सर या संजीव ठाकुर सर जिनका हाथ टूटा हुआ है, ये सोए हुए हैं। बाकी लोगों को मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ, लेकिन इतने टीचर्स बैठे हुए हैं एक दरी बिछा करके। बारिश आ रही है तो ये लोग भीग रहे हैं। कहाँ है सरकार की मानसिकता? कहाँ चली गई है? और आप एग्जाम को अच्छे तरीके से क्यों नहीं कंडक्ट करा सकते हैं? किसी भी पुलिस का एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है, किसी भी स्टेट PCS का एग्जाम लीक हो जाता है, UPSC को छोड़ करके सारे एग्जाम्स लीक हो जाते हैं, और मंत्री GSC में हवा खा रहे होते हैं। देश का रीढ़ SSC का बच्चा होता है। SSC का बच्चा मंत्री जी, आपके अगल बगल जो अधिकारी हैं उनको यही टीचर
आपके अगल बगल अधिकारी बोल रहा हूं, आपके अगल बगल जो सिपाही खड़े हैं आपकी रक्षा के लिए, उनको यही टीचर्स पढ़ा करके आपके पास भेजे हैं। और जो सिपाही आपके अगल बगल खड़े हैं, आप सोच लीजिए कि आपकी रक्षा भी वही करते हैं मंत्री जी, उनके लिए आप कार्य नहीं कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। यह भी बिल्कुल शर्म की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में घूम रहे हैं और हमारे यहाँ इस तरह का प्रोटेस्ट हो रहा है, शिक्षकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या ये हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखता है? और हमारे जितने भी मीडिया के बड़े बड़े बंधु हैं, आपको ये नहीं दिखता है कि शिक्षक पीटे जा रहे हैं? सैयारा देख करके बच्चे रो रहे हैं, सास बहू और बेटियां आप चलाए जा रहे हैं, और आपको इन शिक्षकों का दर्द नहीं दिखता है, आपको उन बच्चों का दर्द नहीं दिखता है। टीआरपी के लिए काम करने वाले पत्रकारों, अनिरुद्धाचार्य का क्या बयान आता है, इस पे तुम लोग चलवाते हो, 2-2 दिन 2-2 हफ्ता तक अपना पूरा का पूरा टेलीकास्ट करवाते रहते हो, डिबेट बैठाते हो। अभी डिबेट नहीं बैठा सकते हो? कितने शर्म की बात है। क्यों काम कर रहे हैं आप लोग? आज लोग सिर्फ भावनात्मक नहीं है, सिर्फ आक्रोशित नहीं है, लोग शर्मसार हैं, क्योंकि इन शिक्षकों का कोई खास अपराध नहीं था। ये शिक्षक राजनीति नहीं कर रहे थे, ये शिक्षक प्रॉपर बच्चों का मांग कर रहे थे, जो मांग था उसको रख रहे थे। आप बच्चों को पीटते हैं तब तक चलता है, लेकिन आप शिक्षकों को क्यों पीटते हैं भाई? उन्हीं शिक्षकों में से किसी ने आपको भी पढ़ाया होगा। और मैं तो ये तक कहूंगा कि जो अधिकारी वहां पे हैं और ऐसा देश के ख्याति लब्ध शिक्षकों से आप बर्ताव कर रहे हैं कि आप में मर्दानगी होती तो आप वर्दी पहनते। अधिकारी महोदय, कितनी मर्दानगी है आपके अंदर और कितना पढ़े लिखे हैं आप, ये आपकी भाषा शैली ही बता रही है। कितने शर्म की बात है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे अधिकारी बन के बैठे हुए हैं जो कि शिक्षक से उसकी मर्दानगी का जांच करते हैं। ये देश विश्वगुरु बनेगा जहां शिक्षक से उसका मर्दानगी पूछा जा रहा हो। मैं कभी भी ऐसा बयान नहीं देता हूं कि देश की नीतियों का विरोध हो, मैंने कभी नहीं बोला होगा, लेकिन आज खुल करके बोल रहा हूं कि कैसे वो देश विश्वगुरु बनेगा जहां किसी शिक्षक को उसकी मर्दानगी का सर्टिफिकेट देना पड़ रहा हो, वो भी प्रॉपर मांग को लेकर। यह शर्मनाक है, शर्मनाक है, बिल्कुल शर्मनाक है। और देश के जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े पदस्थ अधिकारी हैं, उनको आज एक चुल्लू भर पानी लेना चाहिए और डूब के मरना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए आपको। आप बेशर्म सत्ता पे बैठे हुए हैं, आपको सत्ता पे बैठने का अधिकार भी नहीं है। आपको सत्ता पर बैठने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। ये रहा सरकारों के लिए बात, अधिकारियों के लिए मैंने बोल दिया। और जो मीडिया के बंधु हैं, आप किसी काम के नहीं रह गए हैं। आज मैं बार बार आपको लोगों का जब बयान आता था कि देश की मीडिया का स्थिति ये है, ये है, ये है, तो मैं आपके समर्थन में आके खड़ा होता था जितना मेरा स्तर है उस स्तर पे। लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि भारतीय मीडिया सबसे निकृष्ट मीडिया है, सबसे निकृष्टतम मीडिया है, क्योंकि आप चुनाव के समय तेजस्वी यादव क्या खा रहे हैं ये देखने जाते हैं, और बेशर्मों आप ये नहीं देख रहे हैं किसी शिक्षक का हाथ टूटा हुआ है, ये तस्वीर आपको नहीं दिख रहा है, हैं? इसके लिए आप नहीं आगे आते हैं। अनिरुद्धाचार्य कोई बड़ा सा आश्रम बनवा लेते हैं तो आपको दिख जाता है कि ये आश्रम बना लिए। कोई बाबा किसी प्रकार का कार्य करते हैं तो आपको दिख जाता है कि इनके बोल बिगड़ गए। किसके बोल बिगड़े, क्या बोल बिगड़े? आपको तो कुछ अध्ययन भी नहीं है, आप तो शर्महीन हैं। किस पत्रकार को मैं पूछता हूं, किस पत्रकार को संविधान का बढ़िया से अध्ययन है भाई, जो कि आके संविधान के सभी पक्षों पे बातचीत कर सके?
किस पत्रकार को जियोपॉलिटिक्स का अच्छा ज्ञान है जो कि जियोपॉलिटिक्स का बढ़िया व्याख्या कर सके? तुम लोग तो बेशर्म बन के पत्रकार बन के चेहरा चमका के पत्रकारिता करते हो। कहां शर्म है आपकी? आप इस विषय पे बात नहीं करते हैं क्योंकि आपको यहां सरकार के विषय में सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये टूटा हुआ हाथ आपको इसलिए नहीं दिखता है, किसी शिक्षक का टूटा हुआ हाथ आपको बिल्कुल नहीं दिखता है कि किसी शिक्षक का हाथ टूटा हुआ है, ये व्यक्ति दर्द में सोया हुआ है और किसी XYZ शो में कौन सी बहू आएगी, कौन सी कॉन्स्पिरेसी होगी, ये आप 1 घंटा तक दिखाते हैं सभी चैनल्स, बड़े बड़े पत्रकार। इस विचारधारा का कंडेम करते हुए, निंदा करते हुए, घोर निंदा करते हुए और आपकी मरी हुई मानसिकता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, क्योंकि आप मर चुके, आपकी विचारधाराएं मर गई, आपकी भावनात्मकता मर गई, इसलिए आपको कफन अर्पित करते हुए, आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकता हूं और हमारे जितने भी व्यूअर हैं उनको नमस्कार।